हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है, जहां हम अपने समय के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहराई से चर्चा करते हैं। आज हम एक ऐसे स्कैम का पर्दाफाश करने वाले हैं जो हमारे लोकतंत्र के दिल को छूता है, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम। इस मामले के पीछे की चौंकाने वाली सच्चाई को उजागर करने के लिए हमारे साथ बने रहें। Electoral bond data is out. बॉन्ड स्कीम असंवैधानिक है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है साहब। A big move towards transparency in political funding. The Election Commission of India has uploaded the data of the electoral bonds. Who donated to India's political parties? How much did they donate? And इलेक्टोरल बॉन्ड भारत में राजनीतिक दलों के लिए फंडिंग का एक तरीका है, जिसको 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को इसको असंवैधानिक करार दे दिया। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश की 5 न्यायाधीशों वाली बेंच ने एसबीआई को दानकर्ता और प्राप्तकर्ता का विवरण सार्वजनिक करने के लिए कहा और साथ ही अन्य विवरण को भी सार्वजनिक करने के लिए कहा, और इसके बाद इसे भारतीय निर्वाचन आयोग को सौंपने के लिए कहा और भारतीय निर्वाचन आयोग को इसे अपनी वेबसाइट पर डालना होगा। इस योजना को तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा केंद्रीय बजट 2017-18 में पेश किया गया था। इसको मनी बिल के रूप में पेश किया गया था, जिसके कारण कुछ संसदीय जांच प्रक्रिया को दरकिनार कर दिया गया था। दोस्तों, अगर कोई भी बिल मनी बिल होता है तो उसको राज्यसभा में पारित होने की आवश्यकता नहीं है। तो यहीं पर एक लूप होल निकल के आता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड कोई मनी बिल नहीं था। इसी कारण इस पर कई सवाल भी उठे थे कि इसको राज्यसभा में पारित क्यों नहीं किया गया। अब क्योंकि दोस्तों इलेक्टोरल बॉन्ड को मनी बिल माना गया और इसको राज्यसभा में पारित नहीं किया गया था, तो उसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 का उल्लंघन माना जाता है। साथ ही उन्होंने इसे आरटीआई एक्ट और भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन पाया। 7 नवंबर 2022 को इलेक्टोरल बॉन्ड योजना में संशोधन किया गया। ये संशोधन इसलिए लाया गया ताकि अधिक चंदा इकट्ठा किया जा सके। साथ ही इसकी क्रोनोलॉजी समझिए, ये तब लाया गया जब गुजरात और हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के चुनाव थे और वहां पर आचार संहिता लागू थी। एकमात्र ऐसी पार्टी जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू चुनाव लड़ने से मना कर दिया वो थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। 15 फरवरी 2024 को डी.वाई. चंद्रचूड़ जी की अध्यक्षता में 5 बेंचों की पीठ ने इलेक्टोरल बॉन्ड को सर्वसम्मति से रद्द कर दिया। Thus, the electoral bond scheme 2018 will have to be struck down as unconstitutional. साथ ही उन्होंने इसे आरटीआई एक्ट और भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन पाया, जो कि मतदाताओं की सूचना के अधिकार का उल्लंघन होता है। दोस्तों, जब इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया था तो उस समय पर 3 एक्टों में संशोधन किया गया था। एक है आपका द पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951, एक है आपका कंपनी अधिनियम 2013 और एक है आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961। इन तीनों अधिनियमों में जो संशोधन किया गया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इसे राजनेताओं और कॉरपोरेशन के बीच परस्पर क्विड प्रो को के अरेंजमेंट होने की भी संभावना व्यक्त की। The legitimate possibility that financial contribution to a political party would lead to quid pro quo arrangements. क्विड प्रो को एक लैटिन वर्ड है दोस्तों, जिसका अर्थ होता है किन्हीं 2 या 2 से अधिक पार्टी के बीच एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि आप हमें डोनेशन दो और हम आपको बिजनेस देंगे। अब क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड को एसबीआई द्वारा जारी किया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 6 मार्च तक रेसिपिएंट्स और डोनर का विवरण देने के लिए कहा और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 13 मार्च तक उसे अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करने के लिए कहा। लेकिन 6 मार्च तक भी एसबीआई रेसिपिएंट्स और डोनर का विवरण देने में विफल रही, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद 2 दिन बाद ही उसने विवरण इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे दिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उसे अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया। अब दोस्तों इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड एक ऐसा साधन है जो कि आपका एक प्रॉमिसिंग नोट, एक वचन पत्र और एक इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग उपकरण की तरह काम करता है। आप इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, कोई भी भारत का नागरिक
या फिर कोई भी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन इसको खरीद सकती है। बस शर्त यही है कि वो आरबीआई एक्ट के केवाईसी मानदंडों को पूरा करता हो। इलेक्टोरल बॉन्ड को डोनर द्वारा चेक या फिर डिजिटल पेमेंट के माध्यम से ही खरीदा जा सकता है। साथ ही आपका जो डिजिटल पेमेंट के माध्यम से वो खरीदेगा, वो आपका इलेक्टोरल बॉन्ड 15 दिन के लिए ही जारी होता है। 15 दिनों के भीतर वह उसे अपनी किसी भी मनपसंदीदा रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को दे देगा और वह पॉलिटिकल पार्टी उसे 15 दिनों के भीतर ही अपने किसी भी मानक अकाउंट में भुना सकती है। लेकिन वह डोनर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कभी डोनेट कर सकता है जब उस पॉलिटिकल पार्टी को पिछले आम चुनावों में कम से कम 1% वोट मिले हों। और दोस्तों, ये जो आपका इलेक्टोरल बॉन्ड है, इसके कई मूल्य वर्ग हैं, यानी कि इसके 5 तरह के डिनोमिनेशन हैं। जो मूल्य वर्ग हैं वो 5 तरीके के हैं। एक आपका वो 1000 का बॉन्ड खरीद सकता है, 10,000 का खरीद सकता है, 1 लाख का खरीद सकता है, 10 लाख का खरीद सकता है या फिर 1 करोड़ का खरीद सकता है। इस तरीके के 5 तरीके के डिनोमिनेशन या फिर मूल्य वर्गों में इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जाते हैं एसबीआई की किसी भी विशिष्ट शाखाओं से। साथ ही दोस्तों, बॉन्ड की जो स्टैंच होती है, यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो खरीदारी के लिए उपलब्ध होता है, वो जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के माह में 10 दिन के लिए उपलब्ध होता है। और यदि लोकसभा के चुनाव है तो इस स्टैंच को 30 दिन के लिए और बढ़ा दिया जाता है। यदि कोई भी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड आने के 15 दिनों के भीतर उसको अपने मानक अकाउंट में भुना नहीं पाई, तो वो पैसा अपने आप ही प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड यानी कि प्रधानमंत्री राहत कोष में चला जाता है। और इसकी एक खास बात ये भी है दोस्तों कि इसमें रेसिपिएंट्स और डोनर, यानी जो भी डोनेट कर रहा है पैसा और जिसको वो डोनेट कर रहा है यानी कि प्राप्तकर्ता, उन दोनों का नाम नहीं पता होता है। इसी वजह से इसी चीज़ का ज़्यादा बखान करके इस इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर आया गया था। भारत के अंदर अगर पॉलिटिकल फंडिंग की बात की जाए तो पॉलिटिकल फंडिंग 2 तरीके से की जाती है, नॉन सोर्स के थ्रू और अननोन सोर्स के थ्रू। नॉन सोर्स के अंतर्गत आपका आता है बैंक इंटरेस्ट, मेंबरशिप फी, सेल ऑफ एसेट्स, सेल ऑफ पब्लिकेशन, और आपका कोई भी व्यक्ति यदि 20,000 से अधिक का डोनेशन देता है तो वो भी आपका जो है नॉन सोर्स के अंतर्गत आता है। अननोन सोर्स के अंतर्गत आपका आता है इलेक्टोरल बॉन्ड, सेल ऑफ कूपन्स, रिलीफ फंड। आपका कोई भी व्यक्ति यदि 20,000 रुपये से कम का डोनेशन देता है तो वो भी अननोन सोर्स के अंतर्गत आता है। जो पहले से एग्जिस्टिंग रेगुलेशन चला आ रहा था उस पर इलेक्टोरल बॉन्ड के आने से क्या प्रभाव पड़ा, अब बात करते हैं इसकी। यदि किसी व्यक्ति को अपनी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देना है तो अब उस चंदे की लिमिट बांध दी गई 2,000 रुपये, जो पहले 20,000 रुपये हुआ करती थी। यह पहले से 10% कम है। और यह जो आपका संशोधन लाया गया, ये फाइनेंस एक्ट 2017 के थ्रू लाया गया। ये जो 2,000 रुपये की राशि थी, ये नकद दी जाने वाली राशि थी, जो पहले 20,000 रुपये हुआ करती थी। यानी कि अब जो राशि दी जाएगी नकद में 2,000 रुपये की दी जाएगी। कॉर्पोरेशन द्वारा पॉलिटिकल पार्टी को दिए जाने वाले चंदे की अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया। पहले ये सीमा 7.5% थी उनकी शुद्ध आय का, लेकिन अब इसको हटा दिया गया और यह आपका कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन लाकर किया गया। इस योजना के आने के बाद से एक बात तो पक्की हो गई कि किसी भी कॉर्पोरेशन को अब अपना पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन बताने की कोई बाध्यता नहीं थी। इलेक्टोरल बॉन्ड के आने के बाद अब किसी भी कॉर्पोरेशन को अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट में राजनीतिक योगदान या राजनीतिक दान का ब्यौरा देने की जरूरत नहीं थी। अब उन्हें सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड की खरीद के बारे में बताना था और उनका काम हो जाना था खत्म। और ये जो आपका चेंजेस लाया गया, ये आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत लेकर आया गया। दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड के आने के बाद से एक आपका FCRA एक्ट भी आया, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटिंग एक्ट। इसके आने से ये हुआ दोस्तों, जितने भी हमारी फॉरेन कंपनियां हैं ये भी पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन दे सकें, इसको एक लीगल रास्ता बना दिया और इसके लिए एक एक्ट बना दिया। इसी को FCRA एक्ट कहा गया। और इसमें खास बात ये थी कि इसमें अपोजिशन का सपोर्ट भी था।
यदि आप पहले के कानून की बात करें, जब इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं आया था, तो उस समय पर यदि आप 20,000 रुपये से कम का चंदा देते हैं तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना पड़ेगा, और यदि आप 20,000 रुपये से अधिक का चंदा देंगे तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। यानी कि 20,000 रुपये से कम अगर आप चंदा देते हैं तो वो अननोन सोर्स के अंतर्गत आएगा, और यदि आप 20,000 रुपये से अधिक का चंदा देते हैं तो वो नॉन सोर्स के अंतर्गत आएगा। एडीआर एक संस्था है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। इसने एक रिपोर्ट निकाली जिसमें 2004-5 से 2014-15 के बीच पॉलिटिकल पार्टीज की जो टोटल आय आई थी वो थी 11,367 करोड़ रुपए, जिसमें से 69% अननोन सोर्सेज से था। अननोन सोर्सेज यानी कि जहां 20,000 रुपए से कम का डोनेशन किया गया है। और आपको मैं बता दूं कि 20,000 रुपए से कम डोनेशन करने पर पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं थी, और ओनली 16% ही नॉन सोर्सेज से था। यानी कि आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ा पैसा अननोन सोर्सेज के थ्रू आ रहा था। ये भी कहीं ना कहीं पहले की जो लॉ जो इम्प्लीमेंटेशन थी उसमें ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी कि इतना ज़्यादा पैसा ये कहाँ से आ रहा है, तो इस वजह से इलेक्टोरल बॉन्ड को लाने की कोशिश की गई थी और ये तर्क दिए गए थे उस समय। दोस्तों, जो पहला वाला कानून था उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। वो ये थी कि पॉलिटिकल पार्टी को ज़्यादातर मिलने वाला पैसा अननोन सोर्सेज से आना शुरू हो गया था। इसी के चलते मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखता हूँ। जैसे कि 2014-15 की बात की जाए तो बीएसपी को लगभग 112 करोड़ की टोटल आय प्राप्त हुई थी, जिसमें से 100% अननोन सोर्सेज से बताया गया था। ऐसे ही अगर कांग्रेस की बात करें तो उनको सबसे ज़्यादा 3,982 करोड़ की टोटल आय प्राप्त हुई थी, जिसमें से 83% आपका अननोन सोर्सेज से था। और अगर आप बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को 3,223 करोड़ के आसपास पैसा प्राप्त हुआ था, जिसमें से 65% के आसपास उनका भी अननोन सोर्सेज से था। तो आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा अमाउंट अननोन सोर्सेज से आ रहा था जिसके बारे में कुछ पता नहीं था पहले के कानून में, जो कि एक लूप होल की तरह या फिर एक गलत कानून की तरह भी देखा जा रहा था। 2018 में जब इलेक्टोरल बॉन्ड का इंट्रोडक्शन हुआ था उस समय पर कांग्रेस ने सार्वजनिक रूप से चंदे की मांग की थी। इस चीज़ में दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि 133 साल पुरानी कांग्रेस, जिसने 49 साल तक शासन किया, इसने अपने पूरे करियर में कभी भी पॉलिटिकल फंड के लिए पैसा नहीं मांगा था, कभी भी चंदे का अनुरोध नहीं किया था सार्वजनिक रूप से। तो दोस्तों आप ये समझ सकते हैं कि इसमें एक ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के आने के बाद से किसी एक पार्टी को फ़ायदा हो रहा था जिसको ज़्यादा चंदा मिल रहा था। वर्ष 2021-22 में एडीआर ने कुछ आंकड़े जारी करे थे। एडीआर आपको पता होगा दोस्तों, संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। इन्होंने 27 क्षेत्रीय दलों का डाटा खोला था, जिसके अंतर्गत इनकी टोटल आय 1165 करोड़ की बताई गई थी। इसमें से 887 करोड़ अननोन सोर्सेज से थी, यानी कि अज्ञात स्रोतों से प्राप्त आय थी। और इनमें से भी, इन अज्ञात स्रोतों में से भी 93.26% इलेक्टोरल बॉन्ड का योगदान था। मई 2023 में 51 रजिस्टर्ड रीजनल पार्टीज में से 27 ने अपना डाटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया था, जिससे यह पता चलता है कि उस समय सबसे अधिक चंदा डीएमके पार्टी को मिला था। उनको टोटल 318.745 करोड़ का चंदा मिला था, जिसमें से 96% के आसपास अज्ञात स्रोतों से था। अगर फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में टॉप 3 चंदा मिलने वाली रीजनल पार्टीज की बात करें तो नंबर 1 पे आपकी डीएमके, नंबर 2 पे आपकी बीजू जनता दल और नंबर 3 पे आपकी भारत राष्ट्र समिति। इन तीनों पार्टीज को टॉप 3 में पैसा मिला था। बात है दोस्तों 11 मार्च 2024 की। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को अगले बिजनेस आवर तक इलेक्टोरल बॉन्ड का विवरण ईसीआई को देने के लिए कहा। 15 मार्च 2024 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उसे अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया। ये जो दोस्तों डाटा सामने आया था, ये 12 अप्रैल 2019 से 24 जनवरी 2024 तक का डाटा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जारी आंकड़ों से ये पता चला कि सबसे बड़ा डोनर फ्यूचर गेमिंग्स एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इसका मालिक सैन डिएगो मार्टिन है। इस लॉटरी कंपनी ने 2019-24 के दौरान 1300 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे थे, जिसमें से 100 करोड़ रुपए के बॉन्ड ईडी का छापा लगने के 7 दिन बाद खरीदे गए थे। ये भी एक कंट्रोवर्शियल पार्ट हो जाता है। अब अगर आप दूसरी नंबर की कंपनी जो डोनर थी उसकी बात करें तो वो मेगा इंजीनियर्स लिमिटेड थी, और अगर 5वें नंबर की कंपनी की बात करें तो वो आपकी वेदांता लिमिटेड थी। इन दोनों कंपनियों को भी ईडी की जांच का सामना करना पड़ा था।
और अगर आप तीसरे नंबर की कंपनी की बात करें तो वो थी क्विक सप्लाई चेन। इस कंपनी पर आरोप लगता रहा है कि ये रिलायंस इंडस्ट्री की सब्सिडरी कंपनी है, जिससे रिलायंस इंडस्ट्री ने इस आरोप को मना किया है, इससे इनकार किया है कि ये हमारी कोई सब्सिडरी कंपनी नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा जो अपनी साइट पर पब्लिश किए गए आंकड़े थे, उन आंकड़ों में 12 अप्रैल 2019 से इनकैश किए गए बॉन्डों के बारे में बताया गया था कि कितना चंदा आया है। इस चंदे की बात की जाए दोस्तों, तो बीजेपी को सबसे ज़्यादा चंदा मिला है 6060 करोड़ का। इसके बाद आपकी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को मिला है 1600 करोड़ के आसपास, और आपका इसके बाद कांग्रेस को मिला है 1421 करोड़ का चंदा। ऐसे ही 27 पार्टियों का डेटा कुल मिलाकर ECI ने दिया था, और इसमें सारे के सारे किसने कितने बॉन्ड खरीदे हैं और कितने किसको चंदा मिला है, इसके बारे में जानकारी दी गई है। टोटल डोनेशन दोस्तों 12,750 करोड़ के आसपास लगभग आई है, जिसमें से 47.5% अकेले बीजेपी को प्राप्त हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में जो इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ जो याचिका डाली गई थी, ये याचिका आपकी ADR, जिसको जो है प्रशांत भूषण रिप्रेजेंट कर रहे थे, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा डाली गई थी। ADR दोस्तों मैंने आपको बताई दिया, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म संस्था, इन्होंने कई रिपोर्ट अपनी जारी की है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर। अब हम दोस्तों बात करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड लॉ में क्या कमियां थी, क्या लूप होल्स थे, और जो इसके आलोचक हैं वो इसके बारे में क्या बोलते हैं। 2017 में ही जब इलेक्टोरल बॉन्ड लागू हुआ था, तो उस समय पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसकी पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े किए थे। यहाँ तक कि कानून मंत्रालय और आपके संसद के सदस्य और आपके RBI ने भी इस पर सवाल खड़े किए थे, लेकिन उनकी बातों को दरकिनार करके इसको लागू किया गया था। 1 साल बाद ही ECI ने इसके सपोर्ट में बात करनी शुरू कर दी थी, और अदालतों ने भी इसमें अपने फैसले को स्थगित करना शुरू कर दिया था, जिससे ये मामला ही पूरा अनसुलझा हो गया था। जो आलोचक हैं उनका यह भी कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को जब लागू किया गया तो इससे अस्पष्टता को लागू किया गया था, क्योंकि इसको लेकर कोई ठीक से डॉक्यूमेंटेशन नहीं थे कि ये काम किस तरीके से करेगा, जिसको लेकर ठीक से सुप्रीम कोर्ट और अन्य कोर्ट भी फैसला नहीं दे पा रहे थे इसके ऊपर। दूसरी बात यह है दोस्तों कि इसमें कुछ आलोचकों का यह भी कहना है कि 2000 की कैश लिमिट आज भी है। ये 2000 रुपये दोस्तों टोटल डोनेट करते करते बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट हो सकता है, जिससे कि आपका अवैध धन का प्रवाह इसमें हो सकता है, और इसमें भी काला धन आ सकता है 2000 रुपये के नोट के रूप में। एक और बात दोस्तों निकल के आती है, इसमें एक और लूप होल है, और जिसके बारे में आलोचक बात करते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड पूरी तरीके से सीक्रेसी में नहीं लिपटा हुआ है। इसके पीछे कारण ये है कि डोनर और रेसिपिएंट्स के बारे में सब कुछ SBI को पता होता है, SBI के पास सारा विवरण लिखा हुआ होता है, और SBI एक सरकारी स्वामित्व वाली बैंकिंग है। इसका मतलब यह है कि कोई भी सत्तारूढ़ पार्टी SBI से सारी जानकारी प्राप्त करके और उसका प्रयोग अपने फायदे के लिए चुनावों में कर सकती है। और दोस्तों सबसे ज़्यादा बड़ा मुख्य लूप होल जो सामने निकल के आ रहा है वो ये है कि जिस भी पार्टी के पास इलेक्टोरल बॉन्ड है, उसके पास उस व्यक्ति का जनधन खाता और आधार नंबर है, ठीक है। और यदि ये चाहें तो चुनाव से जस्ट पहले उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू फ़ायदा पहुंचाकर या कुछ पैसे देकर अपने वोट को अपने लिए यूज़ में ला सकती है, जिससे कि यह लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा और कभी भी आपके चुनाव निष्पक्ष नहीं रह जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों के बाद कुछ चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। इसमें यह पता लग रहा है दोस्तों कि 41 कंपनियों पर, जिन पर ED, CBI और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड चल रही थी, इन्होंने टोटल 2471 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे थे बीजेपी के लिए, और जिनमें से 1698 करोड़ रुपए के बॉन्ड रेड पड़ने के बाद खरीदे गए हैं। तो इनसे कहीं ना कहीं ये पता लगता है कि ED, CBI और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं मजबूर कर रही हैं बीजेपी के लिए चंदा खरीदने के लिए। ऐसी बातें सामने आ रही हैं। दोस्तों एक और कंट्रोवर्सी सामने आ रही है। मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने लगभग 1000 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे थे इन्होंने, और ये आपको पता होगा दूसरे नंबर पे थे बॉन्ड खरीदने के मामले में। इनको 14,400 करोड़ रुपए का मुंबई में टनल बनाने का प्रोजेक्ट मिला है, और ये प्रोजेक्ट इनको तब मिला था जब इन्होंने 140 करोड़ रुपए के बीजेपी के बॉन्ड खरीदे थे। तो कहीं ना कहीं ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि कहीं यहाँ पर ऐसी कोई स्थिति तो नहीं हो रही कि चंदे के बदले हम आपको धंधा दे रहे हैं। तो ये भी चीज़ सामने आ रही है, जो कंट्रोवर्सी का मामला इसमें आ रहा है।
अब दोस्तों मैंने आपको इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में सब चीज़ बता दी है। ये क्या है, ये कैसे काम करता है और इसमें क्या कमियां हैं, और सुप्रीम कोर्ट इसे स्थगित कर चुका है। अब आप मुझे ये बताइए कि पॉलिटिकल फंडिंग में किस तरीके का नया सिस्टम लाया जाए जिससे आपका अवैध धन का प्रसार रुक जाए।